चार्ल्स डार्विन की थ्योरी द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कहा गया कि जीवों की सभी प्रजाति प्रकृति से विरासत में मिली विविधताओं के प्राकृतिक चयन के माध्यम से उत्पन्न और विकसित होती है, जो जीवों की प्रतिस्पर्धा और जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाती है। आसान भाषा में कहा जाए तो प्रकृति के वातावरण के अनुसार उसमें होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग जीवों को अपने आप को जीवित रखने के लिए इवॉल्व करना होगा, नहीं तो उनका जीवित रहना मुश्किल होगा। इस थ्योरी को वैज्ञानिक स्वीकृति मिलने के बाद वैज्ञानिकों को विकासवादी उत्पत्ति के बिंदुओं से प्रजातियों के एक जगह से दूसरे जगह जाने के कारण का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह की रिसर्च के दौरान जूलॉजिस्ट फिलिप स्केलेटर द्वारा मेडागास्कर और भारतीय उपमहाद्वीप में लेमूर के जीवाश्मों की उपस्थिति के कारण एक महाद्वीप की परिकल्पना की गई, जो कि मेडागास्कर और भारत के उपमहाद्वीप के बीच एक भूमि पुल का कार्य करता है, जिसका नाम लेमूरिया रखा गया। स्केलेटर के सिद्धांत में भूमि पुल की वास्तविकता और काल्पनिकता ने उस वक्त के दूसरे वैज्ञानिकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। उस समय टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट थ्योरी को एक्सेप्टेंस नहीं मिला था, जिस कारण ज़्यादातर जीव विज्ञानी मानते थे कि भूमि आधारित प्रजातियां धरती पर समुद्री जल स्तर बढ़ने से कई द्वीपों में बढ़ गई, जिसके कारण ये एक समान प्रजातियां दूसरे द्वीपों में भी फैल गई। एक वैज्ञानिक ने तो ये सुझाव दे डाला कि लेमूरिया ही आधुनिक मनुष्यों का पैतृक घर हो सकता है, जिसके कारण उस वक्त लेमूरिया की अवधारणा को काफी लोकप्रियता मिली। लेकिन 1960 तक ये लेमूरिया का सिद्धांत तब स्थिर हो गया जब 1912 में वैज्ञानिक समुदाय ने अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के सिद्धांत को स्वीकारा। इस सिद्धांत के अनुसार मेडागास्कर और भारत वास्तव में एक ही भूभाग का हिस्सा थे, लेकिन प्लेट मूवमेंट के कारण लाखों साल पहले ये दोनों अलग हुए और अपने वर्तमान स्थान पर पहुंच गए। ये मूल भूभाग मॉरिशिया और उससे पहले का सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना से टूटकर अलग हो गए। ये वास्तव में समुद्र तल में नीचे नहीं डूबा था। जब 1890 के दशक में तमिल लेखकों को लेमूरिया की अवधारणा से परिचित कराया गया, तब 1903 में वीजी सूर्य नारायण शास्त्री ने तमिल मोजियन वर्लारू में लेमूरिया के लिए कुमारी नातु और कुमारी नाडु शब्द का इस्तेमाल किया। कुमारी कंदम शब्द का प्रयोग पहली बार 1930 के दशक में किया गया। कुमारी कंदम शब्द पहली बार कुंडा पुराणम में देखने को मिलता है, जो स्कंद पुराण का 15वीं शताब्दी का तमिल संस्करण है, जिसे पेचियप्पा शिवाचार्य ने 1350 से 1420 में लिखा था। कांडा पुराणम का अंड को सप्पादनम खंड यूनिवर्स को एक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल के रूप में वर्णित करता है। इसके अनुसार कई दुनियाएं हैं, प्रत्येक दुनिया में कई महाद्वीप हैं और प्रत्येक में कई किंगडम हैं। कांडा पुराण के अनुसार ऐसे ही एक किंगडम के किंग पर्तन है, जिसके 8 पुत्र व 1 पुत्री है। उन्होंने अपने राज्य को 9 भागों में विभाजित किया और उनकी बेटी कुमारी द्वारा शासित भाग को उनके बाद कुमारी कंदम नाम से जाना गया। 20वीं शताब्दी में कई तमिल लेखकों द्वारा कुमारी कंदम या कुमारी नाडु की उत्पत्ति को समझाने के लिए बहुत सी थ्योरियां दी गई। कई थ्योरीज में कहा गया यहाँ महिलाओं का शासन था। 1920 के दशक में इंडो आर्यन और संस्कृत के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए तमिल विद्वानों द्वारा लेमूरिया की अवधारणा को कुमारी कंदम से जोड़कर काफी लोकप्रिय बनाया गया। इतना कि 1960 में पहली बार कुमारी कंदम सिद्धांत को वर्तमान तमिलनाडु के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। 1967 में मद्रास राज्य चुनावों में द्रविड़ पार्टियों की सत्ता में आने के बाद कुमारी कंदम सिद्धांत को स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में अधिक व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कई जगह पर ऐसी घटनाओं का जिक्र है जहां समुद्री जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने कई सभ्यताओं को नष्ट किया है और कई महाद्वीप इसमें डूबे हैं। लेकिन हमारी सीमित टेक्नोलॉजीज के चलते हम ठीक से समुद्र की गहराई पर झांक नहीं पाए और इनके साक्षी ढूंढ नहीं पाए। हो सकता है भविष्य में जिस तरह से हमने द्वारका ढूंढी, उसी तरह हम कुमारी कंदम के होने का सबूत भी ढूंढ पाए, लेकिन इसके लिए हमें अभी काफ़ी इंतज़ार करना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस विषय में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो और इसमें मेरा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।